नमस्कार दोस्तों। आजकल दिल्ली की मीडिया में बहुत चर्चाएं हैं सरकार की एक नीति को लेकर, सरकार की एक योजना को लेकर। और ख़ासतौर से अगर मैं बात करूं, इस योजना का जो हिस्सा है वो हम जैसे यूट्यूबर्स हैं। हालांकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, मैं ये मानता हूं, और ना ही अभी हिस्सा बनने की कोई उम्मीद है। लेकिन जो खबरें हैं, मेरे पास कुछ पत्रकार मित्रों के फ़ोन आए और उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई हर्ष जी, आपके पास भी कोई ऑफ़र आया है या नहीं सरकार की तरफ से। मैंने कहा किस तरह का ऑफ़र? तो उन्होंने कहा कि सरकार की जो माई गॉव, माई जी ओ वी एक वेबसाइट है और एक प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है कि एक प्राइवेट एजेंसी को शायद कुछ इसमें हायर करने का एक ऑफ़र दिया गया है कि प्राइवेट एजेंसी जाएगी और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ख़ासतौर से जो मीडिया का बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा और उनको सरकार के कुछ मंत्रियों के इंटरव्यू दिलवाए जाएंगे या कुछ और तरीके से उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। संपर्क किया गया है, कुछ यूट्यूब चैनल्स को कुछ मंत्रियों ने इंटरव्यू भी दिए हैं। मैंने वो देखे नहीं हैं, लेकिन सुना ज़रूर है उनके बारे में। और उसमें ये भी जानकारी सामने आई है कि ऐसे कुछ और लोगों से अभी संपर्क किया जाएगा और सरकार के मंत्री या दूसरे जो गणमान्य लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो उनको इंटरव्यूज़ देंगे और उनके प्लेटफार्म का इस्तेमाल अपनी जो ब्रांडिंग है पार्टी की 2024 के चुनाव के मद्देनज़र उसको करने में करेंगे। कामयाब होंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। इससे खास तौर से विरोधी मीडिया में बड़ी हलचल है। और मेरे पास तो फ़ोन एक मेरे मित्र का आया था, और जो वैसे तो मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियो को सभी को देखते हैं ज़रूर, लेकिन थोड़ा-सा उनके मन में एक थोड़ा-सा क्या कहते हैं कि एक जेलेसी का भाव रहता है। मेरे से बड़ी सीनियर पत्रकार भी हैं वो, और बड़ी-बड़ी पोस्ट पर कुछ अखबारों में रहे हैं। उन्होंने भी यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका सक्सेस नहीं हो पाया उतना। तो उन्होंने कहा कि भाई हर्ष जी, अब तो आपके मज़े आ गए हैं और अब तो सरकार भी आपको पैसा देगी, सब कुछ देगी। मैंने कहा कि सर ऐसा है, मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है और मेरे तो जो दर्शक हैं वही मेरे तीनों चैनलों को चलवा रहे हैं, और ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन मैंने एक बात ज़रूर देखने की कोशिश की कि जो हम जैसे यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब पर या दूसरे जो प्लेटफार्म है, फेसबुक वगैरह पर जो वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, उनकी तरफ लोगों में आकर्षण ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी कई वजहें हैं। मैंने कुछ चीज़ों को पिन पॉइंट करने की कोशिश की, और चूंकि मेरा भी 25 साल का कैरियर रहा है, मैंने भी शुरुआत अपनी जो है वो कुछ नामचीन जो प्रिंट मीडिया के अखबार हैं उनसे शुरू की थी। हालांकि मैं किसी टीवी चैनल में नहीं रहा हूँ, लेकिन सभी के संपर्क में रहा हूँ। बहुत से चैनल में मेरे दोस्त आज भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो उस समय से मैं सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो अब जो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ वो कुछ मैंने क्रमबद्ध तरीके से रखी हैं, लगता है कि आपको भी पसंद आनी चाहिए। देखिए, टीवी चैनल पर जो कार्यक्रम हम देखते हैं, किसी भी टीवी चैनल पर, हम एनडीटीवी पर देखते थे या आज तक पर देखते थे, टीवी चैनल में एक थोड़ा सा कंपल्सन थी, एक थोड़ी सी दिक्कत ये थी उसमें कि आपको अगर 9 बजे रजत शर्मा का या रवीश कुमार का शो देखना है और आप उस समय घर पर नहीं पहुंच पाए, या आप कहीं बिजी हैं ऑफिस में या किसी शादी ब्याह में गए हैं, तो फिर आपका वो प्रोग्राम आप उस दिन देखना था तो वो आपका निकल जाता था, आप उसको नहीं देख पाते थे। अब आज़ादी आपको दी है यूट्यूब ने ऐसी। यूट्यूब पर आप किसी के भी कार्यक्रम को कभी भी देख सकते हैं, और इसी ने ये स्थापित किया है कि किसका कंटेंट बढ़िया है और किसका कंटेंट लोगों को ज़्यादा पसंद आता है और किसका दर्शक वर्ग कितना बड़ा है। पहले तो ये था कि विज्ञापन देकर एनडीटीवी, आज तक, इंडिया टुडे, सारे जितने भी चैनल हैं, रजत शर्मा का चैनल है, ये सब लोग अपने चैनलों को पॉपुलर करवा देते थे, शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते थे। और उसमें मजबूरी क्या थी कि अगर 9 बजे आपको रजत शर्मा का कार्यक्रम सुनना है, या सुधीर चौधरी का, या रवीश कुमार का, या अर्नब गोस्वामी का, तो आपके सामने स्किप करने का ऑप्शन नहीं था। जो रवीश कुमार कहेंगे आपको सुनना पड़ेगा, जो सुधीर चौधरी आपको बताएंगे वो 1 घंटे तक आपको सुनना पड़ेगा। यूट्यूब में ये सब चीज़ नहीं है। आदमी को अगर किसी का वीडियो पसंद नहीं आता है तो वो उसको स्किप कर सकता है, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकता है, किसी अन्य यूट्यूबर का वीडियो देख सकता है। इस चीज ने सारी धारणा को बदल दिया है। अब हम जैसे यूट्यूबर्स के वीडियो आज तक एनडीटीवी, इंडिया टीवी, न्यूज़ 24, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं उनसे ज़्यादा चल रहे हैं। वो एक दिन में हो सकता है कि 100 वीडियो डालते हैं, लेकिन हम 2 वीडियो डालते हैं, लेकिन उनकी रीच उनके उन 100 वीडियो से ज़्यादा होती है।
तो यही वजह है, सरकार ने भी इन चीज़ों को समझा है कि अब इनका जो सिनेरियो है किस तरीके से चेंज हो रहा है। मैंने देखा कुछ चैनल हैं, टीवी चैनल्स वालों ने भी सारे अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, न्यूज़ 24 का भी है, इंडिया टीवी का, इंडिया न्यूज, रिपब्लिक, आज तक, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, सभी के हैं। लेकिन ये करते क्या हैं, ये सब्सक्राइबर तो खरीद लेते हैं, बढ़वा लेते हैं आईटी कंपनियों के माध्यम से, लेकिन जब इनका वीडियो डलता है तो पता लगा 2 घंटे में 200 लोगों ने देखा। हम लोगों का तो 2 घंटे में 20,000 लोग देख लेते हैं, 2-2 लाख भी देख लेते हैं, लेकिन इनके व्यूज बहुत कम आते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है कि इन्होंने जो सब्सक्राइबर खरीदे हैं वो कायदे से इनके अपने सब्सक्राइबर नहीं हैं, वो किराए के हैं और ऑर्गेनिक नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। आपके कहने के लिए तो 20 लाख सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन जब आपका वीडियो कंटेंट डलता है और उसे 200 ही लोग देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके सब्सक्राइबर बेस कितना फर्जी और इनऑर्गेनिक है। यही वजह है कि YouTube इनके वीडियो को प्रमोट नहीं करता। YouTube का जो एल्गोरिथम है वो भी हमारे जैसे यूट्यूबर्स, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर जिनकी बात को लोग सुनते हैं और ज़्यादा टूट कर पढ़ते हैं, इंतजार करते हैं, उनके वीडियोस को प्रमोट करने लगता है और इन चैनल्स के वीडियो उसमें पिछड़ जाते हैं। तो फर्क हमारे बीच में और वो यही है कि अब व्यू कम हो रहे हैं। जब आपके चैनल पर दर्शक बैठ ही नहीं रहे हैं, जब टाटा स्काई का कनेक्शन कटवा दिया है लोगों ने, डिश टीवी का कनेक्शन कटवा दिया है, तो फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर कंटेंट क्यों बढ़ रहा है ज़्यादा। क्योंकि यूट्यूब पर हम जैसे लोग हैं और हमारे जैसे और भी लोग हैं। मैं हमसे मतलब मैं नहीं कि मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार, सुशांत सिन्हा, सभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। उन लोगों का ये मानना है कि देखिए यार ये बात इन्होंने सही कही है और इसीलिए वो हमको फॉलो करते हैं। तो यानी कि चैनल वाले सब्सक्राइबर तो खरीद सकते हैं। हम देखें लल्लन टॉप वाले जो है कितने कितने सब्सक्राइबर, उनके करोड़ों में सब्सक्राइबर है। उनके भी कई बार मैं देखता हूं कि वीडियो जब डलते हैं तो 2-4-5 हज़ार पर अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कंटेंट बढ़िया नहीं होता। उनके भी दिन में 1 या 2 वीडियो ही क्लिक कर पाते हैं, जबकि हम 1 या 2 या 3 वीडियो ज़्यादा डालते हैं तो हमारे 2 या 3 वीडियो में से 1 वीडियो जरूर चलता है। तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है, सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा है, वो हमारे जैसे यूट्यूबर्स का है। लेकिन मैं ये फिर भी आपको बता दूं कि मुझसे सरकार की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है कि आप हमारी प्रचार कीजिए या हमारे बारे में बताइए। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों है। देखिए शुरुआत हुई थी पहले तो जब टीवी चैनल्स भी नहीं थे, तो उस समय लोग जब टीवी चैनल आ रहे थे लोग कहते थे कि अखबार बंद हो जाएंगे। जब हम पत्रकारिता शुरू कर रहे थे और उन दिनों नया नया केबल आया था, केबल टीवी की वजह से चैनल्स की भरमार हो गई थी, घर घर में टीवी चैनल्स हो गए थे और एक समय कितने ऑप्शन आपके सामने मौजूद होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अखबारों की बिक्री पर फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं उस समय अमर उजाला, दैनिक जागरण, इन सब अखबारों से जुड़ा रहा, किसी में रिपोर्टर रहा, किसी में ब्यूरो चीफ रहा, किसी में डेस्क पर रहा, सभी काम किए। लेकिन उस समय हुआ ये कि दोस्तों एक दौर आया, ये दौर आया 2000 के बाद, जब उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश से ही बात शुरू कर रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, इन सब लोगों की मिली जुली चीज़ें चल रही थी, अमिताभ बच्चन भी इससे जुड़े हुए थे, सहारा ग्रुप वाले भी जुड़े हुए थे, सहारा के चैनल्स ग्रो कर रहे थे, सहारा का अखबार भी ठीक ठाक चल रहा था। तो उस समय इन लोगों ने अखबारों में पेड न्यूज छपवाने की एक परंपरा शुरू की और पेड न्यूज सबसे ज़्यादा छपती थी उस समय दैनिक जागरण। दैनिक जागरण के जो मालिकान है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उस समय के जो मालिकान थे अब तो उस दुनिया में भी नहीं रहे। वो कभी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद बन गए, कभी बीजेपी के कोटे से राज्यसभा सांसद बन गए। तो जिस भी पार्टी से रहे उसी पार्टी की पेड न्यूज छपवाने लगे। मेरे ध्यान है आज भी 2007 का विधानसभा चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश का और मैं दैनिक जागरण के लिए ही काम कर रहा था। तो उस समय ऊपर से आदेश आए थे, संपादक की तरफ से आदेश दिए गए थे सबको कि रोजाना इतने बाई इतने सेंटीमीटर की खबरें हमें समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके पक्ष में छापनी है। यानी कि आपके क्षेत्र में अगर आपके जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं और वहां से 10 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो उनके समर्थन में आपको उनके प्रचार की खबरें, उनके मीटिंग की खबरें, तस्वीरें, ये सब इतने बाई इतने सेंटीमीटर में आपको छापनी है। और छपी, जमकर छपी। लेकिन डील कहाँ से हुई? पता लगा कि सीधे जो कानपुर मुख्यालय है दैनिक जागरण का, उसी ने समाजवादी पार्टी से डील कर रखी थी। और उसके बाद इसकी देखा देखी, जब दैनिक जागरण का प्रसार भी अच्छा खासा बढ़ रहा था उस समय दैनिक जागरण की विज्ञापन की
जो रेवेन्यू थी वो भी बढ़ गई। तो उसके बाद देखा देखी ये चीज़ें अमर उजाला, भास्कर, इन सब अखबारों ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उन सब जगह भी इन्होंने शुरू कर दी। तो उसके बाद लोगों के मन में एक खटास आ गया। एक जो दर्शक वर्ग था, जो पाठक वर्ग था, जो अखबार रोजाना खरीद के 5 रुपए का पढ़ रहा था, हालांकि उस समय भी अखबार 4-4, 5-5 रुपए के बिक रहे थे, तो जो अखबार 4-5 रुपए खर्च करके पढ़ रहा था, तो उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि यार ये तो सारा विज्ञापन है, साफ दिखाई दे रहा है कि इस खबर में इसका प्रचार किया गया है, कोई पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, कौन जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है, क्या राजनीतिक समीकरण है, जातीय समीकरणों पर कोई स्टोरी नहीं, सारे राजनीतिक दलों की प्रचार की खबरें, ये यहाँ गए, इन्होंने समर्थन देने का वायदा किया, ये किया, वो किया। तो इस तरीके से हिंदी अखबारों ने धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता खो दी। और फिर कोविड काल के बाद तो आपको पता ही है कि अखबारों का जो सर्कुलेशन है वो कहाँ कहाँ पहुँच गया है। आज दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये जो सब क्षेत्रीय पत्रकारिता का दावा करते हैं, इनका सर्कुलेशन 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार प्रतियों पर सिमट कर रह गया है। विश्वसनीयता इनकी नहीं है। आज भी अगर विश्वसनीयता की बात कहीं की जाती है तो अंग्रेजी के कुछ अखबार, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, वो आज भी हिम्मत रखते हैं कि कुछ ऐसी खबरें छाप दें जो सरकार को हिला देते हैं। तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी विश्वसनीयता बरकरार रखी है, बल्कि हिंदी अखबारों का तो स्तर पूरी तरह खत्म हो गया है। फिर इसके बाद चैनलों की तरफ आकर्षित हुए लोग। 2007 और 2009 का जब लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद फिर चैनलों की तरफ आकर्षित हुए। चैनलों को बड़े बड़े पैकेज देने लगी राजनीतिक पार्टियां, और इसके एवज में चैनल क्या करते थे कि शिखर सम्मेलन आयोजित करते थे। उत्तर प्रदेश में शिखर सम्मेलन हो रहा है जब यूपी का चुनाव आया, फिर भोपाल में हो रहा है जब मध्य प्रदेश का आया, फिर जयपुर में हो रहा है राजस्थान के चुनाव में, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इस तरह से सम्मेलन होने लगे। और उसमें क्या होता था कि वो लोग पैसा देते थे, वहाँ की जो राजनीतिक दल थे इनको पैसा देते थे, स्पॉन्सरशिप दिलवा देते थे, और चैनलों को बड़ा फायदा हो जाता था कि उनकी रीच बढ़ जाती थी, उनका कंटेंट अच्छा खासा बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये चीजें भी खत्म होने लगी। अब जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जो फील्ड में उतर जाते हैं और जनता से सही मायने में फीडबैक लेकर आते हैं। तो जनता को ये लगता है कि यार ये आदमी जनता के बीच जा रहा है, सही फीडबैक दे रहा है और असंपादित, अनएडिटेड हमको दे रहा है। अगर किसी ने किसी नेता को गाली दे दी तो वो यूट्यूबर गाली भी सुनवा देते हैं, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो ये जनता में विश्वास बढ़ा कि यार ये टीवी चैनल वाले तो कुछ नहीं दिखा रहे हैं, इसमें तो पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं, लेकिन ये बंदा जो है फील्ड में जाकर लोगों से सही ओपिनियन ला रहा है। तो लोग अब उनकी तरफ चलने लगे। और यही वजह है कि कुछ यूट्यूबर्स के जो दर्शक वर्ग है वो बहुत सारे टीवी चैनल से भी बड़ा हो गया है। कंटेंट तमाम कोशिशों के बावजूद भी टीवी चैनल उस तरह का नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह का हम जैसे यूट्यूबर्स दे रहे हैं। इसकी वजह एक और भी रही, अखबारों ने, टीवी चैनलों ने कम सैलरी पर लोग रखने शुरू कर दिए, बिजनेस गिरने लगा तो लोगों की छटनियां कर दी। अच्छा जो लिखने वाले थे, जो अच्छी सैलरी पर काम करते थे, उन्हें हटा दिया गया। 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के ट्रेनी अखबारों में भी हैं, टीवी चैनल्स में भी काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया में भी काम कर रहे हैं। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक युवा जो अभी डिग्री लेकर आया है उसको आप काम सौंप देंगे, ठीक है आप हिंदी से ट्रांसलेट कर लो, अंग्रेजी के अखबार में कोई स्टोरी छपी उसको ट्रांसलेट करके डिजिटल पर चला दिया जाता है, वेबसाइट पर चला दिया जाता है। तो इस तरीके से टीवी चैनल्स की विश्वसनीयता भी खत्म हो गई और आज लोग किसी भी टिप्पणी के लिए किसी यूट्यूबर की तलाश करते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, कोई फेसबुक पर वीडियो डालता है तो उसको फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ साहब ये आदमी हमें सही बात दे रहा है। अब ये सारे जितने टीवी चैनल्स हैं अब ये भी सब यूट्यूब पर आ गए हैं। पहले क्या था? पहले ये था कि अगर आपने रवीश कुमार का वीडियो 9 बजे मिस कर दिया तो बस मिस कर दिया, आप उसे दोबारा नहीं देख सकते। कुछ चैनल पर, एनडीटीवी पर सुबह के समय उसे रिपीट कर देते थे, रजत शर्मा का शो भी रिपीट हो जाता था तो कुछ लोग रिपीट में देख लेते थे। लेकिन सुबह 10 बजे जब वो रिपीट हो रहा है तब आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तब भी आप नहीं देख सकते। तो अब इन सब जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं इन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल्स पर सारे वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं। गडकरी का इंटरव्यू लिया किसी ने तो गडकरी का इंटरव्यू आधे घंटे के बाद आपको यूट्यूब पर कट करके वो डाल देंगे उसको। रवीश कुमार जब एनडीटीवी पर रात का शो करते थे प्राइम टाइम, 1 घंटे के बाद ही वो यूट्यूब चैनल पर आ जाता था एनडीटीवी के। रजत शर्मा का, सुधीर चौधरी के, सभी के शो इसी तरीके से उनके चैनल के जो डिजिटल मीडिया, जो डिजिटल टीम होती थी वो कट करके डाल देती थी और फिर लोग उसको वहां पर रिपीट में देखते रहते थे। फर्क बताता हूं मैं आपको, रवीश कुमार आज एनडीटीवी में नहीं है, गौतम अडानी ने इस चैनल को खरीद लिया है।
रवीश कुमार आज अपने एनडीटीवी पर जो काम कर रहे थे उससे भी ज्यादा दर्शक वर्ग उन्हें यूट्यूब पर मिला है। उनका जो प्राइम टाइम था उसका यूट्यूब वीडियो जब डाला जाता था कटिंग करके एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर, तो उसे लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग देखते थे। आज उनके एक एक वीडियो को उनके चैनल पर 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोग आराम से देख रहे हैं। तो यहां पर एक बात पता लगी कि जो कंटेंट क्रिएटर है, जिसने वीडियो बनाई है, उसकी वैल्यू है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके विचार को लोग सुनना चाहते हैं। वो चैनल से प्रभावित होकर रवीश कुमार को नहीं सुन रहे थे, बल्कि रवीश कुमार उस चैनल पर थे, इसलिए उस चैनल को वो फॉलो कर रहे थे। यही बहुत सारी चीजें हैं। सुधीर चौधरी ने जब जी न्यूज छोड़ा तो जी न्यूज कहीं का नहीं रहा, जी न्यूज को कोई देखता नहीं है। हालांकि सुधीर चौधरी ने आज तक पर जाने के बाद भी कोई तीर नहीं मारा, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। और यही वजह है कि आज सब जगह जो है कंटेंट क्रिएशन के लिए इन सब चीजों को करा जा रहा है। देखिए, मैं अखबारों की बात करूं, अगर अमर उजाला की मैं आपको बात करता हूं, अमर उजाला अखबार था, लेकिन आज डिजिटल को अपना मेन माध्यम इन्होंने बना लिया है। ब्यूरो में जितने भी रिपोर्टर हैं सबसे कहा जाता है कि आपको वीडियो क्लिप्स भेजनी है, बनाकर भेजनी है, छोटे छोटे आपके क्षेत्र में कोई भी घटना हो उसको भेजिए। इनके जो मालिक हुआ करते थे अमर उजाला ग्रुप के उस समय, अतुल महेश्वरी जी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे इंसान थे, मैंने उनके साथ काम किया 2-2.5 साल तक मेरठ में। तो उनके बेटे हैं तन्मय महेश्वरी, वो आजकल डिजिटल वाला सारा जो प्लेटफॉर्म है अमर उजाला का, उसको देख रहे हैं। और अमर उजाला का जो नोएडा में 4-5 स्टोरी का बिल्डिंग है, ऑफिस है, उसमें ये बताया जाता है कि ज़्यादातर फ्लोर्स पर अब डिजिटल वाले लोग बैठने लगे हैं। कुछ मैनेजर्स जो उनके बैठते थे बड़े बड़े केबिन में, मार्केटिंग के और दूसरे फील्ड के, उन सबको इधर उधर दाएं बाएं के ऑफिस में कहीं किराए पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन तन्मय महेश्वरी ने डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए, अमर उजाला के डिजिटल सेक्शन को, यूट्यूब चैनल को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा स्पेस अपने लिए वहां पर बना लिया है। तो ये सीधा सीधा संकेत है कि अखबार के मालिकान भी ये समझ रहे हैं कि आने वाला समय डिजिटल वीडियो का है, डिजिटल क्रिएशन का है, यूट्यूब चैनल्स का है, सोशल मीडिया का है, और उसी के हिसाब से काम कर रहा है। अमर उजाला में तो आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स को और कुछ पत्रकारों को बुलाकर डिबेट्स करवाई जा रही हैं। सुमित अवस्थी जो टीवी चैनल्स में हुआ करते थे, शायद न्यूज़ 24 में या न्यूज़ 18 में, सुमित अवस्थी होस्ट करने लगे हैं और डिबेट होती है 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की। हालांकि उसे लोग देख नहीं रहे हैं, उनकी लोकप्रियता नहीं है, हमारे चैनलों जितना उनका व्यू नहीं आ रहा है। इसके अलावा अमर उजाला और दैनिक जागरण ने अपने जो अखबारों के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संपादक हैं, उनको भी वीडियो बनाने के लिए कहा है, और उनसे भी कहा जाता है कि भाई आप अपना कार्यक्रम बनाइएगा जिससे कि दर्शक देखें। लेकिन वहां पर भी कंटेंट की बात है, कंटेंट इज द किंग। अगर उनका कंटेंट हमारे जैसा नहीं है तो फिर वो हमारे जैसी वीडियो नहीं बना सकते। अमर उजाला के नाम से आपको एक बार सब्सक्राइबर मिल सकता है, लेकिन जो व्यू आता है वीडियो पर वो तभी आएगा जब आपके कंटेंट में दम होगा। यही वजह है कि आज किसी विषय पर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, उसी पे अगर कोई अमर उजाला या नवभारत टाइम्स का या कोई और वीडियो बनाता है, तो उस पर मेरे चैनल पर व्यू ज़्यादा आते हैं, उन पर कम आते हैं। सुशांत सिन्हा का मैं उदाहरण देता हूँ। सुशांत सिन्हा पाठशाला का कार्यक्रम उनका टाइम्स नाउ नवभारत पर आता है, लेकिन जब वो अपना वीडियो बनाते हैं और उसको अपने चैनल पर डालते हैं यूट्यूब पर, उसके व्यू ज़्यादा होते हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से हम लोगों को सही कंटेंट उपलब्ध करा पा रहा है, इसलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आज अखबारों की बिक्री खत्म है। कोरोना काल के बाद तो सब लोग ई पेपर पर ही अखबार, मोबाइल पर ही ऐप के माध्यम से अखबार पढ़ने लगे हैं। कुछ एक अगर अंग्रेजी अखबारों को छोड़ दूं तो सैलरी स्ट्रक्चर सभी अखबारों में बहुत घटिया है। 10-10-15 हज़ार रुपए में आजकल जागरण, अमर उजाला जैसे अखबारों के रिपोर्टर ब्यूरो चीफ तक काम कर रहे हैं। मैं खुद जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। ये हालत है इन अखबारों की। हिंदुस्तान जैसा अखबार अपने दफ्तरों का, जिले में जो ब्यूरो कार्यालय है उनकी किराया तक नहीं दे पा रहा है। ये हालत है इन अखबारों की। ये सब लोग आज यूट्यूब पर आ रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं और compete करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जैसे लोगों के साथ। लेकिन कंटेंट इज द किंग, मैं फिर कह रहा हूँ। अगर इनका कंटेंट बढ़िया नहीं है तो लोग इनको नहीं देखेंगे। यही वजह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये चैनल उतने लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार जो अब नीति लाई है, देखिए वैसे तो विपक्ष भी यही काम कर रहा है। अभी राहुल गांधी जहां अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो वहां पर भी उन्होंने जॉर्ज सोरेस और दूसरे कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा जरा जो फंडिंग वाले कार्यक्रम है उनमें भाग लिया था। तो कोई उनसे भी ये सवाल पूछे कि भैया आपको भी तो फंडिंग की जा रही है देश विरोधी ताकतों के द्वारा, लेकिन कोई सवाल उन्हें पूछने का हक है नहीं। यही वजह है कि सरकार ने भी अब
सोशल मीडिया पर अपने इन्फ्लुएंसर ढूंढने शुरू कर दिए हैं। पहले मोह भंग हुआ राजनीतिक दलों का अखबारों से, अब टीवी चैनलों से मोह भंग हो रहा है। और इसलिए हम जैसे, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास किसी ने संपर्क नहीं किया है, लेकिन तमाम लोगों को मैं जानता हूं जिनसे संपर्क किया गया है और उनके यूट्यूब चैनल्स पर नेताओं ने आकर इंटरव्यूज दिए हैं और लोगों ने उन्हें देखा भी है। तो जमाना बदल रहा है, पत्रकारिता बदल रही है, देखने वालों का नजरिया बदल रहा है, उनका टेस्ट बदल रहा है और सारे माध्यमों का जो एक जनता के सामने आने का जरिया है वो भी बदल रहा है। पहले खबर कैसे आती थी, एक दिन में खबर चलती थी, रिपोर्टर लिखता था, छपती थी, फिर अगले दिन सुबह वो आपके घर तक पहुंचती थी। अब घटना होते ही आपके सामने पहुंच जा रही है। तो फर्क बदल रहा है। सारी चीजें एक चीजें जो है वो क्या कहना चाहिए कि सारी चीजें एक नए तरीके से करवट ले रही हैं, एक नई शक्ल में सामने आ रही हैं। और सरकार, विरोधी दल, ये सब लोग अगर आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पीछे भाग रहे हैं तो उसका वजह यही है कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता बनाई है। अब रवीश कुमार की विश्वसनीयता अगर सरकार को गाली देने में है तो अलग बात है। सुशांत सिन्हा की विश्वसनीयता अगर मोदी का समर्थन करने में है तो उनकी पहचान अलग है। सबकी अपनी अपनी पहचान है और उसी के पीछे आज सब लोग दौड़ रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि कंटेंट इज द किंग। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आज चर्चा करनी चाहिए और मेरे कई दिनों से मेरे मन में था कि इस मुद्दे पर डिटेल से चर्चा की जाए। हालांकि और भी 1 घंटा मैं इस पर बोल सकता था, लेकिन बाध्यता है समय की, लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दें। चैनल अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। खासतौर से मीडिया इंडस्ट्री के बारे में बड़ी दिलचस्प वीडियो मेरे इस वीडियो चैनल पर आते हैं, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ग्लोबल हर्ष को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.